हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। देखिए, ये जो सिलेबस है जो मैं लेकर आई हूँ वो सिलेबस है सेकंड ग्रेड का। ठीक है, सेकंड ग्रेड का ये सिलेबस है और पेपर सेकंड जो कि है हिंदी। ठीक है, पेपर 1 जो है वो सभी के लिए कॉमन है। जो भी अभ्यर्थी सेकंड ग्रेड की तैयारियाँ कर रहे हैं उनके लिए फर्स्ट पेपर सभी के लिए कॉमन है, सिमिलर है। जो सेकंड पेपर होगा ना, पेपर सेकंड, वो आपके सब्जेक्ट के अनुकूल होगा, अनुरूप होगा। ठीक है, अब देखिए, फर्स्ट पेपर हम बात कर ही रहे हैं, मैं प्रश्न उत्तर भी आपको करवा ही रही हूँ। यहाँ पर जो स्पेसिफिक जो बात की जा रही है वो सेकंड पेपर हिंदी के लिए बात की जा रही है। प्लीज़ कंफ्यूज मत होना। चलिए देख लीजिए। हाँ जी, ये देखिए, यहाँ पर जो व्याकरण वाला पोर्शन है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाकर विज़िट कीजिए, देखिए। और वो जो बुक मैंने चुनी है वो व्याकरण एवं रचना पर, वो जो 9वीं से 12वीं तक की पुस्तकें चलती हैं विद्यालयों में, वो उन पुस्तकों में से कराया गया है। ठीक है, कंप्लीट हो चुकी है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग जाकर विज़िट कर सकते हैं। अच्छा, अब बात कर लेते हैं, अब आगे क्या पढ़े। इतना पोर्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है। शिक्षण विधियाँ भी हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं, पूरी की पूरी हो चुकी हैं। ये देखिए, 25 की 25 शिक्षण विधियाँ हम कर चुके हैं इसी चैनल पर। कहीं और जाने की आवश्यकता है ही नहीं जब सब कुछ यहीं पर उपलब्ध है। तो शिक्षण विधियाँ हम कर चुके हैं, पूरी 25 हम कर चुके हैं। आप देखिए, प्लेलिस्ट पर देखिए जाकर, हर एक विधि बहुत बढ़िया तरीके से बताई गई है। आगे मैं प्रश्न उत्तर भी लेकर आती रहूँगी। पहले एक बार हम लोग सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद में प्रश्न उत्तर पर विज़िट करेंगे। ठीक है, ये देखिए, अब क्या हम आज पढ़ेंगे ज़रा बता देती हूँ। ये देखिए, जो आ भाग है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के नवीनतम सत्र के पाठ्यक्रम में समाहित समस्त रचनाकारों की कक्षा 9वीं से 12वीं, कहाँ से कहाँ तक, 9वीं से 12वीं तक। ठीक है, अनिवार्य हिंदी और ऐच्छिक हिंदी की समस्त गद्य एवं पद्य रचनाओं का समावेश पाठ्यक्रम में किया जाएगा। तो अब जो मैं शुरुआत कर रही हूँ, यानी कि ये पोर्शन भी आपका कंप्लीट अब धीरे धीरे होगा। देखिए, बुक है 9वीं से 12वीं तक की, तो ज़्यादा है मैटर। ठीक है, लेकिन गारंटेड है इसके साथ साथ आपका जो साहित्य है ना, हिंदी साहित्य, वो भी कंप्लीट होता जाएगा। अच्छा, ये जो बुक्स हैं वो उतनी जल्दी कंप्लीट तो होंगी नहीं, क्योंकि बड़े विस्तार से पढ़ेंगे, लेखक का परिचय भी पढ़ेंगे, तो थोड़ा समय लगेगा। और अभी से अगर आप पढ़ना शुरुआत कर लेंगे तो आगे आप इजीली क्रैक कर पाएंगे। विज्ञप्ति अभी आई नहीं है, मगर घोषणाएं होती हैं कि अब आ जाएंगी, तब आ जाएंगी। तो पहली बात कि आप लोग तैयारियां अपनी पूरी रखें। ठीक है, कम से कम 1 से 2 बार सिलेबस को कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद से रिवीजन बचेगा। चलिए शुरुआत कर लेते हैं बिना समय को गवाए हुए। आज 9वीं की कक्षा जो कृतिका है ना, भाग 1, उसका अध्ययन हम करेंगे। हाँ जी, ये देखिए दोस्तों, कृतिका भाग 1 9वीं की। ठीक है, आज इसका पहला लेसन अगर कंप्लीट हो पाएगा तो करेंगे, वरना आधा करेंगे, आधा कल कंप्लीट करेंगे। पार्ट 1 और पार्ट 2 में कंप्लीट होगा, और यदि एक ही वीडियो में बन जाए तो और भी वेल एंड गुड। वीडियो थोड़ी सी लंबी भी हो सकती है। चलिए शुरुआत कर लेते हैं। ये देखिए, ये आमुख आ चुका है। यस, हाँ जी, ठीक है। यहाँ पर थोड़ी सी हम लोग नज़र डाल लेते हैं विषय सूची पर। ये देखिए, इस जल प्रलय में पहला जो पाठ है हमारा वो है, इस जल प्रलय में फणीश्वर नाथ रेणु जी का है। किसका है? फणीश्वर नाथ रेणु जी का है। देखिए, पूछा जा सकता है, जैसे कि पाठ का नाम दे दिया और पूछा जाएगा कि इसके लेखक कौन हैं। तो आपको ये जो विषय सूची है ना, इसका भी आपको अध्ययन करना पड़ेगा, कंठस्थ करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न बड़े इजी भी होते हैं
और फंसाने वाले भी हो जाते हैं। जब तक अगर पता नहीं है ना तो फंस जाओगे। और यदि पता है इस जल प्रलय में किसने लिखा, तो फणीश्वर नाथ रेणु जी ने लिखा। मेरे संग की औरतें मृदुला गर्ग, रीढ़ की हड्डी जगदीश चंद्र माथुर, माटी वाली विद्यासागर नौटियाल, किस तरह आखिरकार मैं हिंदी में आया, शमशेर बहादुर सिंह। तो इस तरह के प्रश्न भी आपको देखने को मिल सकते हैं। प्रीवियस ईयर मैं करवा चुकी हूँ पहले भी, इसी चैनल पर है सब कुछ, तो आप देखिएगा उसको, इससे पहले की जो वीडियो है। ठीक है, चलिए शुरुआत कर लेते हैं इस जल प्रलय में। ये देखिए, इस जल प्रलय में, अच्छा ये शुरुआत करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको इसका जो लेखक का परिचय वगैरह है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो उसकी बात कर लेते हैं। देखिए परिचय देख लो अब आप लोग, फणीश्वर नाथ रेणु का जो लेखक हैं उनका परिचय। देखिए फणीश्वर नाथ रेणु जी का परिचय भी पूछा जा चुका है और परिचय आगे भी पूछा जा सकता भी है। तो देखिए 4 मार्च 1921 में बिहार के पूर्णिया जनपद के औराही हिंगना नामक गांव में इनका जन्म होता है। आप ये तारीख ज़रूर याद रखिएगा, पूछा सकता है बिहार में। ठीक है, बिहार के पूर्णिया जनपद में, तो आप ये चीज़ें इनका परिचय याद रखिएगा। फिर बात कर लेते हैं उपन्यासों के बारे में कि इन्होंने उपन्यास कौन कौन से लिखे। देखिए सबसे पहला जो उपन्यास है वो 1954 में, 1954 में, ठीक है, कौन सा लिखते हैं, मैला आंचल। कौन सा लिखते हैं, मैला आंचल। बहुत इनको इस उपन्यास के बाद में प्रसिद्धि प्राप्त हुई थी। ठीक है, बहुत ज़्यादा ख्याति इनको मिलती है जब ये मैला आंचल लिखते हैं। तो इनका जो विशेष ख्याति वाला जो उपन्यास है वो कौन सा हुआ, मैला आंचल। कब लिखा गया, 1954 में। ठीक है, फिर आता है परती परिकथा। कौन सा आता है, परती परिकथा। अच्छा साहब, ये कब लिखा गया, 1957 में। ठीक है, 1957, 1957 में। अब फिर आता है दीर्घतपा। कौन सा आता है, दीर्घतपा। थोड़ा सा पद परिचय, जो इनका लेखक का जो परिचय है वो पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि प्रश्न यहाँ से भी बन जाते हैं। ठीक है, 1963 में लिखते हैं दीर्घतपा। फिर आता है जुलूस। कौन सा आता है, जुलूस। कौन सा, जुलूस। तो वो कितने, कब लिखा गया, जुलूस लिखा गया था 1965 में, जुलूस। अच्छा याद रखिएगा 1965 में एक और लिखा गया था, कितने चौराहे। कितने चौराहे, वो कब लिखा गया, 1965 में। यानी कि दो जो उपन्यास ये लिखते हैं, एक तो जुलूस और कितने चौराहे, ये 1965 के ही हैं, जुलूस और कितने चौराहे। तो कब लिखे गए, 1965 में। फिर आता है पलटू बाबू रोड। कौन सा, पलटू बाबू रोड। ये कब लिखा गया भाई, ये लिखा गया 1979 में। अब देखिए ये अब पूछा कैसे जाएगा प्रश्न कि ये वाला जो पलटू बाबू रोड है ना, ये इनका मरणोपरांत उपन्यास है। मरने के बाद ये उपन्यास जो है वो पब्लिश हुआ था, तो मरणोपरांत है ये। इस तरह के प्रश्न ये बन सकता है और ये भी बन सकता है। जुलूस और कितने चौराहे याद रखना, 1965, इतनी चीज़ें याद रख लेना आप लोग। फिर इनके कुछ कहानी संग्रह भी हैं। कौन कौन से कहानी संग्रह हैं इनके, तो वो है ठुमरी। कौन सा है, ठुमरी। और कौन सा है, अग्निखोर। अग्निखोर, ये क्या है, ये हैं इनके कहानी संग्रह। फिर है आदिम रात्रि की महक। आदिम रात्रि की महक, रात्रि की महक। ठीक है, दोपहरी की धूप। दोपहरी की धूप। चलिए तीसरी कसम भी इनकी कहानी है। चलिए अब बात कर लेते हैं पाठ की ओर चल देते हैं। ये देखिए, इस जल प्रलय में पाठ क्यों पढ़ना ज़रूरी है, क्यों पढ़े हम पाठ।
पार्ट इसलिए पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि कथन पूछे जाते हैं। एक कथन आपको दे दिया, पूछा गया कि भाई ये किसने कहा, ठीक है, ये कौन से पार्ट में से लिया गया है। इस तरह के जब आते हैं प्रश्न तब इसलिए पार्ट पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है। देखिए, इस जल प्रलय में फणीश्वर नाथ रेणु जी का है, पढ़ लेते हैं। लेखक क्या कह रहे हैं? मेरा गांव ऐसे इलाके में है जहां हर साल पश्चिम, पूरब और दक्षिण की कोसी, पनार, महानंदा और गंगा की बाढ़ से पीड़ित प्राणियों के समूह आकर पनाह लेते हैं। अब ये सब क्या है? कोसी, पनार, महानंदा, गंगा, क्या है ये सब? ये सब हैं नदियाँ। ये सब क्या हैं? नदियाँ। अब पनाह लेना क्या होता है? ये देखिए, पनाह लेना होता है शरण लेना, ठीक है, पनाह लेना। सावन भादो में ट्रेन, अब शब्दार्थ भी पूछे जा सकते हैं, तो आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। जहाँ पर भी मैं मार्क करा रही हूँ वो आपको भी अपनी नोटबुक पे मार्क कर लीजिए। या आपके पास बुक तो ज़रूर होगी, अगर आप सेकंड ग्रेड की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप उसमें भी आप मार्क कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं। सावन भादो में ट्रेन की खिड़कियों से विशाल और सपाट परती पर गाय, बैल, भैंस, बकरों के हजारों झुंड मुंड देखकर ही लोग बाढ़ की विभीषिका का अंदाज़ा लगाते हैं। परती क्या है? परती मतलब क्या? वह ज़मीन जो जोती बोई न जाती हो, वह ज़मीन जो जोती बोई ना जाती हो। विभीषिका क्या है? विभीषिका का मतलब है भयंकर, भयंकर, ठीक है। क्या बोला गया? देखिए, मेरा गांव ऐसे इलाके में है जहां हर साल पश्चिम, पूरब और दक्षिण की कोसी, पनार, महानंदा और गंगा की बाढ़ से पीड़ित प्राणियों के समूह आकर पनाह लेते हैं, ठीक है। जहाँ से भी ये जो बाढ़ से पीड़ित प्राणी हैं वो इनके गांव में आकर पनाह लेते हैं। सावन भादो यानी कि सावन और भादवा जो है में ट्रेन की खिड़कियों से विशाल और सपाट परती पर गाय, बैल, भैंस, बकरों के झुंड, हजारों झुंड देखकर ही लोग बाढ़ की विभीषिका का अंदाज़ा लगाते हैं। जब बाढ़ आती है तो ये गाय, बैल, भैंस एक साथ हजारों की संख्या में झुंड मुंड लगाकर इकट्ठे हो जाते हैं, तो पता लग जाता है कि कितनी भयंकर बाढ़ आई है, ठीक है। परती क्षेत्र में जन्म लेने के कारण अपने गांव के अधिकांश लोगों की तरह मैं भी तैरना नहीं जानता। अब परती क्या है? अभी बताया था, वह ज़मीन जो जोती बोई न जाती हो। तो परती क्षेत्र में जन्म लेने के कारण अपने गांव के अधिकांश लोगों की तरह मैं भी तैरना नहीं जानता, किंतु 10 वर्ष की उम्र में पिछले साल तक बॉय स्काउट, स्वयंसेवक, राजनीतिक कार्यकर्ता और रिलीफ वर्कर की हैसियत से बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में काम कर रहा हूँ। तो ये सब चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। बॉय स्काउट, स्वयंसेवक, राजनीतिक कार्यकर्ता में कौन काम कर रहे हैं? तो आप कहेंगे लेखक कौन है? वो फणीश्वर नाथ रेणु जी, ठीक है। और लिखने की बात, देखिए प्रश्न जो है इसमें पूछा गया है, लिखने की बात, हाई स्कूल में बाढ़ पर लेख लिखकर प्रथम पुरस्कार पाने से लेकर धर्म युग में कथा दशक के अंतर्गत बाढ़ की पुरानी कहानी को नए पाठ के साथ प्रस्तुत कर चुका हूँ। जय गंगा, डायन, कोसी, हड्डियों का पुल आदि छुटपुट रिपोर्टाजों के अलावा, ये बात आप याद रखिएगा, जो इनके रिपोर्टाज हैं वो आप ज़रूर याद रख लीजिएगा, पूछा जा सकता है इस तरह की चीज़ें। मेरे कई उपन्यासों में बाढ़ की विनाश लीलाओं के अनेक चित्र अंकित हुए हैं। तो इनके जो भी उपन्यास हैं उसमें बाढ़ के जो विशाल लीलाएं हैं, ठीक है, उनके चित्र ये अंकित करते हैं, उसकी व्याख्यान उसमें व्याख्या करते हैं अपने उपन्यासों में। किंतु गांव में रहते हुए बाढ़ से घिरने, बहने, भसने और भोगने का अनुभव कभी नहीं हुआ। भाई इन्होंने उपन्यास लिखे, रिपोर्टाज लिखी, स्कूल में, हाई स्कूल में इन्होंने लेख भी लिखे, लेकिन इन्होंने कभी अनुभव नहीं किया था, ठीक है। चलिए, वह तो पटना शहर में सन 1967 में ही हुआ, जब 18 घंटे की अविराम वृष्टि
के कारण पुनपुन का पानी राजेंद्र नगर, कंकड़बाग तथा अन्य निचले हिस्सों में घुस आया था। देखिए ये जो अब पूछा जा सकता है कहाँ का पानी, तो पुनपुन का पानी राजेंद्र नगर, कंकड़बाग तथा अन्य निचले हिस्सों में घुस आया था। ठीक है, तो इतनी बात आप याद रखिएगा। इस तरह के प्रश्न बनते हैं। ठीक है, आपको कोई कथन दे देंगे, किसी भी तरह का आपको एक लाइन दे दिया, कोई वाक्य दे दिया, पूछा गया भाई ये कौन से लेख से लिया गया है या इसके लेखक कौन है, इस तरह के। ठीक है, अर्थात बाढ़ को मैंने भोगा है शहरी आदमी की हैसियत से, इसलिए इस बार जब बाढ़ का पानी प्रवेश करने लगा, पटना का पश्चिमी इलाका छाती भर पानी में डूब गया, तो हम घर में ईंधन, आलू, मोमबत्ती, दिया सलाई, पीने का पानी और कंपोज की गोलियां जमाकर बैठ गए और प्रतीक्षा करने लगे। ठीक है, प्रतीक्षा मतलब अपनी जो ज़रूरी सामान थे वो ये लेकर बैठ गए, क्योंकि पानी कहाँ तक आ गया था, छाती भर पानी आ गया था। तो ये सब ईंधन, आलू, मोमबत्ती, दिया सलाई, पीने का पानी, कंपोज की गोलियां, ये सब जमा करके बैठ गए थे ताकि अपनी सुविधा के अनुसार वो चीज़ें यूज़ कर सके जब उनको इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़े। अच्छा, सुबह सुना राजभवन और मुख्यमंत्री निवास पल्लावित हो गया है। दोपहर में सूचना मिली गोलघर जल से घिर गया है। अब ये पल्लावित क्या है ये सब, मतलब इस तरह के आपको शब्द देखने को मिल सकते हैं। अब देखिए, जिस पर बाढ़ का पानी चढ़ आया हो, जो जल में डूब गया हो, उसे कहते हैं पल्लावित। ठीक है, यूँ सूचना बांग्ला में इस वाक्य से मिली थी, जानो गोलघर डूबे गे छे। तो ये बांग्ला भाषा का है, जानो गोलघर डूबे गे छे। तो ये सूचना उनको मिल रही है। ठीक है, सूचनाएं मिल रही है कि कहाँ तक पानी आ चुका है, कितना डूब चुका है, छाती भर पानी आ चुका है, सभी लोग सचेत रहें। आपको आंचलिक भाषाएं भी इस पाठ में देखने को मिलेगी, बहुत मज़ेदार है। आगे देख लेते हैं। अच्छा, और 5 बजे तक कॉफ़ी हाउस जाने के लिए निकला तो रिक्शे वाले ने हंसकर कहा, अब कहाँ जाइएगा। तो जो रिक्शे वाले का कथन है ये याद रखिएगा। रिक्शे वाले ने हंसकर कहा, अब कहाँ जाइएगा, कॉफ़ी हाउस में तो अबले पानी आ गया होगा। तो पूछा जा सकता है ये कथन किसका है, तो रिक्शे वाले का कथन है, याद रखना। ठीक है, अबले पानी आ गया होगा, तो ये कथन किसका है, ये रिक्शे वाले का कथन है, ये बात याद रखिएगा। इसी तरह के प्रश्न बनेंगे। अब देखिए आगे, चलो पानी कैसे घुस गया है वही देखना है। तो ये वाला कथन किसका है, ये वाला कथन है लेखक का। तो ये कथन किसका है, लेखक का। चलो पानी कैसे घुस गया है वही देखना है, कहकर हम रिक्शा पर बैठ गए। साथ में नई कविता के एक विशेषज्ञ विख्याता आचार्य कवि मित्र थे। तो इनके साथ में रिक्शे पर कौन थे, एक तो ये खुद स्वयं लेखक थे और दूसरे थे नए कविता के एक विशेषज्ञ व्याख्याता आचार्य कवि मित्र थे, जो मेरी अनवरत अनर्गल अनगढ़ गद्य में देखिए एक मिनट, हाँ अब देखिए, अनवरत अनर्गल अनगढ़ गद्य में स्वगतोक्ति से कभी बोर नहीं होते, धन्य है। तो ये तो इनके मित्र भी हैं। ठीक है, मित्र हुए तो यानी कि ये स्वयं बैठे रिक्शे पर और अपने मित्र के साथ। ठीक है, तो अनवरत का जो अर्थ है वो क्या होगा, निरंतर, लगातार। अनर्गल मतलब बेतुकी, विचारहीन, मनमानी। और अनगढ़ बेढोल, टेढ़ा मेढ़ा। स्वगतोक्ति अपने आप में कुछ बोलना। तो जो लेखक अपने बारे में बता रहा है कि वो मेरी हर बात सुनते थे, वो कभी बोर ही नहीं होते थे, मैं इस तरह की बातें भी करता था, क्योंकि वो उनके मित्र हैं। ठीक है, तो आप समझ गए ना रिक्शे पे कौन कौन बैठा हुआ है, क्लियर हो रहा है ना सब चीज़ें। और नहीं हो रहा है तो आपके पास जो भी पुस्तक है उसको एक बार और पढ़िएगा, फिर वीडियो को ज़रूर देखना। मोटर, स्कूटर, ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल, ट्रक, टमटम, साइकिल, रिक्शा पर और पैदल लोग पानी देखने जा रहे हैं। ठीक है, सभी लोग देखने जा रहे हैं कि पानी कहाँ तक आ चुका है। तो कोई अपनी मोटर ले जा रहा है, कोई स्कूटर, कोई ट्रैक्टर, कोई मोटरसाइकिल, ये साइकिल, रिक्शा, ये सभी लोग
देखने जा रहे हैं। कोई तो पैदल ही चल रहा है कि चलो भाई देख कर आते हैं पानी कहाँ तक पहुँच गया है। लोग पानी देखकर लौट रहे हैं। अब जब रिक्शा चल रहा है ना आगे की तरफ, पानी देखकर लौट रहे हैं वापस। लोग जो हैं वो वापस से लौट रहे हैं और जो लेखक हैं वो चल रहे हैं आगे। देखने वालों की आंखों में, जुबान पर एक ही जिज्ञासा, पानी कहाँ तक आ गया है। देखकर लौटते हुए लोगों की बातचीत, फ्रेजर रोड पर आ गया, क्या पार कर गया। श्री कृष्णापुरी पाटलिपुत्र कॉलोनी बोरिंग रोड इंडस्ट्रियल एरिया का कहीं पता नहीं। अब भट्टाचार्य जी रोड पर भी पानी आ गया होगा, छाती भर पानी है। विमेंस कॉलेज के पास डुबाऊ पानी है, आ रहा है, आ गया, घुस गया, डूब गया, बह गया। ये लोग आपस में बातें कर रहे हैं, ठीक है, इस तरह की बातें कर रहे हैं कि यहाँ तक पानी आ गया है, अब तो डूबने वाले हैं, फ्रेजर रोड तक आ गया है, ठीक है, विमेंस कॉलेज के पास में आ गया है। इस तरह की बातें लोग कर रहे हैं, ठीक है, याद रखिएगा। हम जब कॉफ़ी हाउस के पास पहुँचे, कॉफ़ी हाउस बंद कर दिया गया था। बिल्कुल बंद कर दिया जाएगा, बाढ़ का समय है, कॉफ़ी कौन पीने आएगा। तो जो कॉफ़ी हाउस है वो क्या हो गया था, बंद कर दिया गया था। सड़क के एक किनारे एक मोटी डोरी की शक्ल में गेरुआ झाग फेन में उलझा पानी तेजी से सरकता आ रहा था। मैंने कहा, आचार्य जी आगे जाने की ज़रूरत नहीं, वो देखिए आ रहा है, मृत्यु का तरल दूत। तो ये कौन कह रहे हैं, किसका कथन है, ज़रा पता है तो आप माइंड में सोचिए कि किसका कथन है। बिल्कुल आपने बिल्कुल सही सोचा है, ये लेखक का कथन है, ठीक है। तो लेखक और जो उनके आचार्य जी हैं, जो उनके मित्र हैं, वो साथ में है रिक्शा पर। तो जो लेखक हैं वो इनसे ये बात कह रहे हैं, ये कथन कह रहे हैं। ऐसा भी पूछा जा सकता है कि जो लेखक है उन्होंने किससे ये बात कही, तो अपने मित्र से कही थी ये बात, ठीक है, आचार्य जी से ये बात कही थी। याद रखिएगा, इस तरह से प्रश्न बनेंगे। आतंक के मारे मेरे दोनों हाथ बरबस जुड़ गए। सब है प्रणाम निवेदन, मेरे मुंह से कुछ अस्फुट शब्द निकले। हाँ मैं बहुत कायर और डरपोक हूँ। तो मतलब वो इतना इंसान डर गया है पानी को देखकर कि उसके जो ज़बान से हैं ये शब्द निकल रहे हैं। अस्फुट मतलब अस्पष्ट, ठीक है, अस्पष्ट। रिक्शा वाला बहादुर है, कहता है चलिए ना थोड़ा और आगे चलिए। तो ये जो रिक्शा वाला है ये थोड़ा सा व्यंग्य कर रहा है, ठीक है, थोड़ा सा, क्योंकि उसे पता है कि जो उनके साथ में जो बैठे हुए हैं वो डर रहे हैं, तो वो उनके साथ में क्या कर रहा है, व्यंग्य कर रहा है कि चलिए चलिए थोड़ा और आगे चलते हैं। और जो लेखक हैं वो बहुत ज़्यादा डर रहे हैं। क्लियर है बातें। अच्छा, भीड़ का एक आदमी बोला, ए रिक्शा, करंट बहुत तेज़ है, आगे मत जाओ, ठीक है। अब ये किसका कथन है, कोई एक आदमी है वो जाते हुए बोलता है भीड़ में से निकलते हुए, ए रिक्शा, करंट बहुत तेज़ है, आगे मत जाओ। उनको क्या कर रहा है, वो बता रहा है ताकि वे लोग आगे ना बढ़े। मैंने रिक्शे वाले से अनुनय भरे स्वर में कहा, लौटा ले भैया, आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो मतलब जो लेखक है ना वो बहुत ज़्यादा डर चुके हैं, तो वो उनको बोल रहे हैं ठीक है भाई, तू तो वापस लौटा ले और घर की तरफ चलते हैं, यहाँ तो हालत बहुत खस्ता है, बहुत ख़राब है। रिक्शा मोड़कर हम अप्सरा सिनेमा हॉल, अप्सरा सिनेमा हॉल, ये पूछा जा सकता है अप्सरा क्या है, सिनेमा हॉल। सिनेमा शो बंद के बगल से गांधी मैदान की ओर चले। पैलेस होटल और इंडियन एयरलाइंस दफ्तर के सामने पानी भर रहा था। पानी की तेज़ धारा पर लाल हरे नियन विज्ञापनों की परछाइयाँ सैकड़ों रंगीन सांपों की सृष्टि कर रही थी। क्या है ये, क्या लिखा हुआ है, देखिए पानी बड़ा तेज़ है। अब जो वहाँ पे विज्ञापन जो एड्स वगैरह जो भी लगा रखे हैं उनके जो कलर थे ना वो पानी में पड़ रहे हैं, तो वो इस तरह से लग रहे हैं कि रंगीन सांप दौड़ रहे हैं पानी में। आप समझ रहे हो किस लेवल का उनके अंदर डर है लेखक के अंदर बाढ़ को देखकर। हालांकि वो शहर के आदमी ठहरे, शहरों में बाढ़ उतनी आती नहीं है जितनी गाँवों में देखने को मिलती है,
तो ये तो शहर के आदमी ठहरे, इन्होंने भले ही उपन्यास लिखे हैं, भले ही रिपोर्टाज लिखी है, लेकिन ये अनुभव पहली बार कर रहे थे। ठीक है, तो इनके हाथ कपकपाना, पैर कांपना बनता है साहब। तो ये क्या कह रहे हैं कि जो विज्ञापन है ना, जो रोड्स पर लगे हुए हैं सिनेमा हॉल्स के आसपास, जब उनकी परछाई पानी में पड़ रही है ना, तो उनको ऐसा लग रहा है ये रंगीन सांप दौड़ रहे हैं, हो सकता है मुझे काट भी लेंगे। ये भय है, ये डर है लेखक का। ठीक है, जब भी मैं आपसे हर एक शब्द जो बोल रही हूँ ना, उसको रिलेट करो, इमेजिन करो, इमेजिन करो कि क्या हो रहा होगा। ठीक है, तब आएगा असली मज़ा पढ़ने में, और तब स्थायी रूप से याद भी रहेगा। गांधी मैदान की रेलिंग के सहारे हजारों लोग खड़े देख रहे थे। दशहरा के दिन रामलीला के राम के रथ की प्रतीक्षा में जितने लोग रहते हैं, देखो जब रामलीला होती है, ठीक है, अंतिम जो दिन होता है दशहरा वाला दिन, जब रावण को जो है जलाया जाता है, उस रावण को जलते हुए देखने के लिए जो जितनी भीड़ होती है ना, उस तरह की भीड़ इसको नज़र आ रही है लेखक को कि वाह भाई इतनी भीड़, पानी को देखने के लिए इतनी भीड़। उससे कम नहीं थे गांधी मैदान के आनंद उत्सव, सभा सम्मेलन और खेलकूद की सारी स्मृतियों पर धीरे धीरे एक गैरिक आवरण। गैरिक क्या है? गेहुए रंग का। गैरिक क्या है? गेहुए रंग का। तो आप समझ रहे हो, इनका भय देखो आप लेखक का। हाँ जी, गैरिक आवरण आच्छादित हो रहा था, हरियाली पर शने शने। शने शने मतलब क्या होता है? धीरे धीरे। आच्छादित मतलब क्या है? आच्छादित का अर्थ है ढका हुआ। आच्छादित का क्या अर्थ है? ढका हुआ। देखिए लेसन तो है बड़ा, तो आज तो हम पार्ट 1 लिख रहेंगे, कल हम इसके पार्ट 2 पर बात कर लेंगे। हरियाली पर शने शने पानी फिरते देखने का अनुभव सर्वथा नया था। पहले कभी नहीं देखा था लेखक ने ऐसा, क्योंकि वो तो ठहरे शहरी आदमी। ठीक है, गांव में भले ही जन्म हुआ है, लेकिन वो शहर में रहने वाले हैं और गांव में इस तरह की चीज़ों को महसूस कर रहे हैं, देख रहे हैं। इसी बीच एक अधेड़, मुष्टंड और गवार जोर जोर से बोल उठा, यहाँ जब दानापुर डूब रहा था तो पटनिया बाबू लोग उलटकर देखने भी नहीं आए, अब बूझो। ठीक है, तो कोई गवार, मुष्टंड और अधेड़ उम्र का जो व्यक्ति था वो इस तरह से बोल रहा था। तो आपसे कथन पूछे जा सकते हैं। देखिए कथन किस तरह से आते हैं, आप सभी लोग लेखक के कथन याद कर लोगे और किसी जो मुख्य व्यक्ति है उसका कथन याद कर लोगे, लेकिन इन कथनों को क्या करते हैं? छोड़ देते हैं और प्रश्न बनाने वाले यहीं से बना लेते हैं। तो याद रखिएगा इस कथन को भी। मैंने अपने आचार्य कवि मित्र से कहा, पहचान लीजिए। अब आप जानते हैं कि उनके साथ में रिक्शे में 2 व्यक्ति हैं, एक तो लेखक हैं और उनके मित्र हैं। पहचान लीजिए, यही है वह आम आदमी जिसकी खोज पर साहित्यिक गोष्ठियों में होती रहती है। ठीक है, उसके वक्तव्य में दानापुर के बदले उत्तर बिहार अथवा कोई भी बाढ़ग्रस्त ग्रामीण क्षेत्र जोड़ दीजिए। ठीक है, तो आपस में ये लोग क्या कर रहे हैं? बातचीत कर रहे हैं। शाम के 7:30 बज चुके हैं, यानी कि अंधेरा होने वाला है, और आकाशवाणी में पटना केंद्र से स्थानीय समाचार प्रसारित हो रहा था। अब सभी लोग अपने अपने घर पर हैं, आकाशवाणी से जो हैं समाचार प्रसारित हो रहे हैं ताकि लोग सुन सकें और सचेत हो सकें। पान की दुकानों के सामने खड़े लोग चुपचाप उत्कर्ण होकर सुन रहे थे। अब पान की दुकान है, लोग खड़े हुए हैं, चुप तो कोई होगा नहीं। ठीक है, पान खा रहे हैं, मटर गश्ती भी कर रहे हैं, थोड़ी सी यहाँ वहाँ की बातें भी हो रही हैं। जैसे ही आकाशवाणी जो है शुरू होती है, वैसे ही सब लोग क्या चुप होकर, एकदम सचेत होकर उस आकाशवाणी को सुनते हैं। ठीक है, उस आकाशवाणी को सुनते हैं। अब ये उत्कर्ण क्या है ये? ठीक है, तो यह है सुनने की उत्सुकता। सुनने की उत्सुकता इसका अर्थ है। पानी हमारे स्टूडियो की सीढ़ियों तक पहुंच चुका है और किसी भी क्षण स्टूडियो में प्रवेश कर सकता है। आकाशवाणी से ये समाचार प्रसारित हो रहा है। समाचार दिल दहलाने वाला था, कलेजा धधक उठा। मित्र के चेहरे पर भी आतंक की कई रेखाएं उभरी, किंतु हम तुरंत ही सहज हो गए, यानी चेहरे पर चेष्टा करके सहजता ले आए, क्योंकि हमारे चारों ओर कहीं कोई परेशान नजर आ ही नहीं रही था।
भाई देखो क्यों परेशान नहीं नज़र आ रहा था, कारण है कि वो गांव में रहते हैं, वो वहाँ के लोकल लोग हैं, ठीक है, उनको ये देखने को मिलता रहता है। लेकिन जो शहरी व्यक्ति है वो चिंतित हो रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रहा अब क्या करना है। लेकिन जो यूज टू हो चुके हैं उनको पता ही है कि भाई हाँ ठीक है पानी आ रहा है, तो वो परेशान नहीं है। पानी देखकर लौटते हुए लोग आम दिनों की तरह हंस बोल रहे थे। उनको आदत है भाई, नहीं डर रहे वो लोग। लेकिन जो लेखक है वो शहरी आदमी, उसको डर लग रहा है, बल्कि आज तनिक अधिक ही उत्साहित थे। हाँ, दुकानों में थोड़ी हड़बड़ी थी, नीचे के सामान ऊपर किए जा रहे थे। क्यों किए जा रहे थे नीचे के सामान ऊपर? भाई बाढ़ के डर से किए जा रहे थे। रिक्शा, टमटम, ट्रक और टेम्पो पर सामान लादे जा रहे थे। खरीद बिक्री बंद हो चुकी थी। पान वालों की बिक्री अचानक बढ़ गई। भाई पान वालों की तो बिक्री अचानक बढ़ गई, कारण क्या है? देखो, पान की दुकान पे ही लोगों की होती है भीड़, ठीक है, वहाँ वो हंसी ठहाके लगाते हैं, बातें करते हैं, ठीक है, और कई कई घंटे बिता देते हैं उस दुकानों के सामने। तो पान वाले की बिक्री होना तो जाहिर सी बात है ही। तो पान वालों की बिक्री अचानक ही बढ़ गई, क्योंकि लोग आ रहे हैं, समाचार वहीं पर सुन रहे हैं और ठहाके लगा रहे हैं। कई सारे जो व्यक्ति हैं वो एक साथ खड़े हो गए हैं। आसन संकट से कोई प्राणी आतंकित नहीं दिख रहा, यानी कि जो भी पास आया हुआ व्यक्ति है, मतलब संकट तो पास आ रहा है लेकिन कोई भी परेशान नहीं दिख रहा है। अब आप खुद ही अंदाज़ा लगा लो ना, उनको पता है कि ठीक है बाढ़ पानी आएगा, किस तरह से उनको बचना है, क्या करना है। तो सभी लोग क्या है, निश्चिंत हैं, बातें कर रहे हैं, हंसी ठहाका लगा रहे हैं, पान खा रहे हैं, और पान वाले की बिक्री भी बढ़ रही है अचानक। बहुत बढ़िया। पान वाले के आदमकद आईने में उतने लोगों के बीच हमारी ही सूरतें मुहर्रमी नज़र आ रही थी। मुझे लगा अब हम यहाँ थोड़ी देर भी ठहरेंगे तो वहाँ खड़े लोग किसी क्षण उठाकर ठठाकर हम पर हंस सकते हैं, ठीक है, क्योंकि सब लोग तो कैसे हैं, सब लोग तो मस्त मौला होकर अपने समाचारों को सुनते हैं और पान खाते हैं और मज़े से ज़िंदगी को जी रहे हैं। लेकिन इन दोनों के जो माथे पर है वो बल आ चुका है, शिकंद आ चुका है कि अब क्या होगा, ठीक है। तो देखो क्या कहते हैं ये, ठठाकर हम पर हंस सकते हैं, ज़रा इन बुज़दिलों का हुलिया देखो, क्योंकि वहाँ ऐसी ही बातें चारों ओर से उछाली जा रही थी। एक बार डूब ही जाए धनुषकोटि। धनुषकोटि क्या है? यहाँ पर धनुषकोटि क्या है? एक स्थान है जिसका नाम है धनुषकोटि। धनुषकोटि की तरह पटना लापता ना हो जाए कहीं, सब पाप धुल जाएगा। चलो गोल घर के मुंडे की ताश की गड्डी लेकर बैठ जाएं। बिस्को मान बिल्डिंग की छत पर क्यों नहीं? भाई यही माकूल मौका है। इनकम टैक्स वालों को ऐन इसी मौके पर काले कारोबारियों के घर पर छापा मारना चाहिए। आसामी बामाल, ठीक है। आपस में लोग बात कर रहे हैं, ठहाके लगा रहे हैं कि चलो भैया ताश वगैरह खेल लेते हैं और थोड़ा सा ऊपर चलेंगे, बिल्डिंग की छत पर चल देंगे, इस तरह की बातें हो रही है। देखिए आज इससे ज़्यादा हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि लेसन बड़ा है, तो आगे इसके बाद हम कल कंटिन्यू करेंगे पार्ट 2 में। अच्छा, अब आपको लेसन्स को कंप्लीट करना है, बुक्स को पढ़ते जाइए, साइड हटाते जाइए, परिचय को ज़रूर पढ़िए, कथन को ज़रूर याद रखिए और शब्द अर्थों का भी आपको अर्थ पता होना चाहिए कि इस शब्द का अर्थ ये है, ठीक है। आप एक नोटबुक बनाइए, एक अच्छा सा रजिस्टर बनाइए, लेसन पार्ट का नाम लिखिए ऊपर और जो भी उसमें पॉइंट्स हैं वो देखिए। क्यों ज़रूरी है ऐसा करना? क्या हम बुक में से नहीं पढ़ सकते? जी बिल्कुल पढ़ सकते हैं। ज़रूरी सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए है कि जब एग्ज़ाम टाइम आएगा तब हम इतनी बुक्स को नहीं पढ़ पाएंगे, तब हमारे पास में शॉर्ट नोट्स होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आप लोग ज़रूर नोट्स बनाइए और चलिए कल आती हूँ पार्ट 2 के साथ में। सभी लोग अपना अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू, बाय बाय।